जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खराब ड्राइविंग की खतरे से जुड़ी हुई है। जी हां, दुनिया में सड़क हादसे के मामले में भारत नंबर 1 पर है। हादसों में सबसे ज्यादा मौत भी भारत में ही होती है। लेकिन अब एक नई स्टडी के मुताबिक दुनिया के ऐसे देश जहां सबसे खराब ड्राइविंग होती है या फिर सबसे खराब ड्राइवर्स होते हैं, उनमें भारत भी शामिल है। यानी कि गाड़ी चलाने के मामले में हम अनाड़ी तो नहीं, लेकिन बेहद लापरवाह है। ये लापरवाही महंगी पड़ती है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों को अगर रोकना है तो जरूरी है कि इस मुद्दे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। गाना गाकर प्यार से समझाइए, चाहे डराने के लिए सख्ती दिखाइए। सड़क पर हम हिंदुस्तानियों को हौले हौले, आराम से और संभल कर ड्राइव करने की नसीहत समझ नहीं आती। सड़क पर सबसे आगे निकलने की रेस में हमने खराब ड्राइविंग की ऐसी मिसाल कायम की है कि दुनिया में हमारी चर्चा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खराब ड्राइवर्स हैं। यकीनन ये तमगा ऐसा नहीं जिसे गर्व के साथ गले में लटकाया जाए, बल्कि ये गंभीरता से सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि सड़क हादसे और हादसों में होने वाली मौत के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए जरूरी है कि खराब ड्राइविंग के खतरे पर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि ड्राइविंग को लेकर एक बीमा कंपनी की तरफ से करवाए गए सर्वे में भारत कहाँ है। 50 देशों में स्टडी के बाद अच्छी और खराब ड्राइविंग की लिस्ट बनाई गई। खराब ड्राइवर्स वाले देशों की लिस्ट में भारत नंबर 4 पर है, थाईलैंड नंबर 1, पेरू नंबर 2 और लेबनान नंबर 3 पर है। अच्छे ड्राइवर्स की लिस्ट में नंबर 1 जापान है। यूरोप के नीदरलैंड और नॉर्वे का नंबर जापान के बाद है। लेकिन चिंता की बात है कि भारत अच्छी नहीं बल्कि खराब ड्राइविंग लिस्ट में टॉप देशों के साथ है। देश में ऐसे कई मेट्रो सिटीज हैं जहां पर ट्रैफिक की वजह से हर रोज हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण एक तो छोटी जगहें होती हैं या फिर रैश ड्राइविंग होती है। गाड़ी चला रहे शख्स को कितनी ड्राइविंग आती है इसे तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन कई फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि किसी देश में ड्राइविंग ठीक है या खराब। मसलन ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों की जानकारी है कि नहीं और सड़क पर सुरक्षा कैसी है। स्टडी में स्पीड, सड़क की क्वालिटी, सड़क पर होने वाली मौत और खून में अल्कोहल का लेवल जैसे फैक्टर्स पर गौर किया गया, जिस पर भारत के ड्राइवर्स खरे नहीं उतरे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि आए दिन सड़कों पर हम एक दूसरे से होड़ लेने वाले ड्राइवर्स को देखते हैं। आमतौर पर लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर गंभीर नहीं। सड़कों की स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि जापान जैसे देशों से मुकाबला कर पाए। और इसलिए भारत के ड्राइवर्स दुनिया के सबसे ज्यादा खराब ड्राइवर्स में शामिल हैं। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, लेकिन इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है। कम से कम अपने स्तर पर हम सावधानी बरत सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए अल्कोहल को न कह सकते हैं, दूसरों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं और खुद अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। साथ ही अपने करीबियों के लिए सावधानी वाला हॉर्न भी बजा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 4 लाख सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में हादसों में मरने वालों की संख्या हर साल करीब 1.5 लाख है।
ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जब कोई गाड़ी पर घर से निकलता है तो उसके परिवार को उम्मीद होती है कि वो सही सलामत घर वापस आएगा। इसलिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। रोड सेफ्टी मुहिम चलाने वाली संस्था अराइव सेफ के प्रेसिडेंट हरमन सिंह सिद्धू से हमने बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हमारी जो एक नेचर है कि भी जो वायलेशन करनी है उसको हम एक नॉर्मल चीज मानते हैं, राइट? दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। और बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि भी 15 साल से ज्यादा तो मुझे हो गए हैं, अभी तक कोई खास इंप्रूवमेंट किसी किस्म की नहीं हुई। और इसमें ये एक पार्ट है जो ड्राइवर का रोल है। सेकंड है कि भी जो जैसे अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या अपना फोकस्ड अप्रोच इस चीज पे होनी चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है। और अगर हम आज से एक सस्टेन्ड इसके ऊपर एफर्ट करें तो प्रोबेबली इट विल स्टिल टेक 10 years। अपने जो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स होती हैं ये भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न शो करती हैं। इस चीज को हम साइंटिफिकली अभी भी नहीं समझ रहे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हम यही सोचते हैं कि भी उसका हो गया, मेरा नहीं हो सकता। तो हम अपनी एक अलग परसेप्शन बना के चल रहे हैं। और हमें यही गलतफहमी है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं रिपीटेडली, कि शायद हम बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं इसलिए हम वो गलती करने के बावजूद भी बच रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसिप्लिन, हमें इनडिसिप्लिन में ज्यादा खुशी मिलती है वो करके। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स कि भी जो फिर वो चीज हैबिट बन जाती है। यूं तो बदलते मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना मामूली बात है, लेकिन एक ऐसा वायरस है जो इन दिनों चिंता का सबब बना हुआ है। इसका नाम है एडिनो वायरस, जो बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी समस्या खड़ी करता है। जहां साफ सफाई नहीं है वहां इस वायरस की शैतानी शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों इस वायरस ने बड़ी तादाद में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। बदलता हुआ मौसम बच्चों के लिए मुफीद नहीं होता। खांसी, सर्दी और बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों से सभी का पाला पड़ता है। लेकिन इस वक्त एक वायरस बच्चों की सेहत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जो न सिर्फ तेजी से छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि डॉक्टर्स की राय में बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका नाम है एडिनो वायरस और फिलहाल इसके ज्यादातर केस पश्चिम बंगाल और कोलकाता के आसपास मिले हैं। लेकिन बच्चों के तेजी से एडिनो वायरस की चपेट में आने की संभावना देखते हुए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि एडिनो वायरस क्या है और इसका बच्चों पर असर क्या है। एडिनो वायरस कई वायरस का एक समूह है जो शरीर में हल्का और गंभीर दोनों तरह का संक्रमण कर सकता है। इसका संक्रमण ज्यादातर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है। आमतौर पर ये बच्चों को चपेट में लेता है, लेकिन बुजुर्ग भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं फ्लू, सर्दी, बुखार, सांस लेने में समस्या, गले में खराश और निमोनिया। इसके अलावा पेट या आंतों की सूजन के कारण दस्त, उल्टी, मतली और पेट दर्द। संकट ये है कि एडिनो वायरस से 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे और खास तौर पर नवजात ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुश्किल ये है कि शुरुआत में इसकी पहचान हो नहीं पाती, क्योंकि इसे आम सर्दी जुकाम समझा जाता है। लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान और इलाज नहीं किया जाता तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ आपका समझना जरूरी है कि एडिनो वायरस फैलता कैसे है। मरीज की त्वचा के संपर्क से, खांसने और छींकने पर हवा के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। क्योंकि बच्चे मुंह में सामान डालते हैं और नियमित रूप से हाथ नहीं धोते, इसलिए वो आसानी से इसकी चपेट में आते हैं। वैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एडिनो वायरस बड़े लोगों में भी फैल सकता है। एडिनो वायरस का संक्रमण आमतौर पर मामूली होता है,
और बुखार की दवा या पेन रिलीवर्स से मरीज को आराम मिल जाता है। लेकिन संक्रमण गंभीर है और सांस की समस्या है तो डॉक्टर की निगरानी में इलाज जरूरी है। संक्रमण ना हो इसके लिए कुछ बुनियादी सावधानियां जरूरी है। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक बार बार धोएं। हाथ धोए बगैर अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुएं। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई बीमार है तो उसे दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए उनसे दूरी बनानी चाहिए। यूं तो एडिनोवायरस के संक्रमण का खतरा पूरे साल रहता है, लेकिन खास तौर पर जाती हुई सर्दी, बसंत और गर्मी के शुरुआती दिनों में इसका संक्रमण ज्यादा तेज होता है। इसीलिए इस वक्त इससे सावधान रहना जरूरी है और दूसरों को भी सावधान करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एडिनोवायरस के असर को अच्छी तरह समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर अरिंदम बिस्वास से। ये सिंपल एक डीएनए वायरस है और ये एक साधारण वायरस है। ये सर्दी खांसी जो नॉर्मल फ्लू होता है उसका सिम्टम्स वैसा ही होता है और ये 5 से 7 दिन के अंदर खत्म भी हो जाता है और जिसका हुआ है वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर कहीं कहीं पर एडिनोवायरस खराब हो सकता है। हम लोग वायरस को देखते हैं सेरोटाइपिंग करके। बहुत सारे सेरोटाइप्स होता है कि उसका बाहर का चेहरा कैसा है। तो यहाँ पे सेरोटाइप जो 7 है वो थोड़ा खतरनाक है और ये खतरनाक होने से कभी कभी जानलेवा हमला करता है। ये वायरस को कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, एक सामान्य वायरस है। और ये एक वायरस के इस बार एक बात है जो बोलना चाहिए कि वैक्सीन हम लोग कोविड वैक्सीन में भी हम लोग जो बनाए थे, एडिनोवायरस वेक्टर होता है। एडिनोवायरस का अंदर वो प्रोटीन हम लोग प्रोटीन लेके वो वायरस को अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग देते हैं, उसके बाद वैक्सीन का एक्शन होता है। तो ये एक सिंपल वायरस है, चिंता वाली बात नहीं है। सिर्फ हम लोग कुछ गाइडलाइंस अगर मानते हैं, ठीक से मानते हैं, तो इसके विषय कोई चिंता वाली बात अभी तक नहीं है। और अगली खबर सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती से जुड़ी है, जो किसी के लिए भी और खास करके किशोर उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके करीब 400 लड़कियों को चूना लगाया, उनके गहने या फिर फोन लूट कर फरार हो गया। ये बात अटपटी सी लगती है लेकिन सच है। सोशल मीडिया में कम उम्र के बच्चों को दिलचस्पी देखते हुए जरूरी है कि उन्हें ऐसे फरेब से बचाया जाए और इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सोशल मीडिया की हसीन दुनिया में अनजान लोगों से दोस्ती नई जनरेशन का नया शगल है। लेकिन सपनों जैसा नजर आने वाला ये संसार जितना मजेदार है उतना ही मायावी भी। इसके अपने फायदे तो हैं, लेकिन खतरे भी कम नहीं। अगर सावधानी हटी तो फेसबुक और इंस्टा की दोस्ती हकीकत की दुनिया में किसी हादसे या वारदात में तब्दील हो सकती है। मुंबई पुलिस ने 21 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके करीब 400 लड़कियों के साथ लूट या ठगी की। आपके परिवार में या आपके आसपास ऐसी वारदात ना हो, इसीलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। यश नाम के लड़के ने मुंबई में अंधेरी इलाके की एक 16 साल की लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। कई महीनों की दोस्ती के बाद यश ने लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान आरोपी ने लड़की को सोने की चेन और आईफोन गिफ्ट करने की बात कही। बातों ही बातों में उसने लड़की के गले में मौजूद सोने की चेन देखने के लिए मांगी और जब लड़की वॉशरूम गई, आरोपी उसकी चेन और फोन लेकर फरार हो गया। ये कहानी सुनने में किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। लड़की के पिता की तरफ से शिकायत करने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी को मोबाइल फोन के जरिए गुजरात के खेड़ा में ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया। इसके बाद पता चला
कि आरोपी ने पिछले 1 साल में पूरे भारत और दुबई में करीब 400 लड़कियों के साथ ठगी की। पिछले 3 महीनों में उसके खिलाफ मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, जयपुर और उदयपुर में 8 केस दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में आरोपी ने 4 लड़कियों के साथ ठगी की। हैरानी की बात यह है कि जिन लड़कियों के साथ आरोपी ने लूट की, उनमें से ज्यादातर लड़कियों से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई और पुलिस के मुताबिक ठगी गई तकरीबन सभी लड़कियां किशोर उम्र की हैं। लड़कियों से गहने या फोन लूटने के बाद आरोपी उन्हें बेच देता था और पैसे से गोवा में जुआ खेलता था। अब आप समझ गए होंगे कि ये बात कुछ लड़कियों के साथ फर्जीवाड़े की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सोशल मीडिया पर कम उम्र की लड़की या लड़के को दोस्त बनाना जितना आसान है, उतनी ही सरलता से उनके साथ ठगी की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि किशोर उम्र के लड़के या लड़कियां सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। उनको समझाया जाए कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से समस्या हो सकती है। साथ ही सावधानी वाला हॉर्न भी बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर वाराणसी से जुड़ी एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि वाराणसी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस रोपवे को बनाने में कुल 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम शुरू करने के लिए 6 विभागों को 31 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। पहले चरण में इस रोपवे के जरिए वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक की लगभग 5 किलोमीटर की भारी ट्रैफिक वाली दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे बनने से लोगों को जमीन पर ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और वो ऊपर से गुजरकर कम समय में ये दूरी तय कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक रोपवे का काम इसी साल मई से शुरू हो जाएगा। रोपवे ट्रांसपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है, साथ ही रूट, पिलर और ब्लूप्रिंट भी तैयार है। ये रोपवे कई सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें लोगों के बैठने के लिए 220 केबल कारें होंगी। साथ ही इसके जरिए एक बार में आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। 4500 लोगों को यात्रा ये करा सकेगा, यानी कि एक बार में 4500 लोग अप डाउन कर पाएंगे। इस रोपवे में कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें सिगरा, साजन सिनेमा, रथ यात्रा, गोदौलिया और वाराणसी कैंट शामिल है। यात्रियों को इस रोपवे पर हर 1.5 मिनट पर केबल कार की सुविधा मिलेगी, जिसमें एक साथ 11 लोग बैठ सकेंगे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश की पहली रैपिड रेल के पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। इस ट्रेन के जरिए मेरठ से दिल्ली तक का सफर 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। इसका पहला सेक्शन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक है, जो कि 17 किलोमीटर का है। आइए इसकी और खूबियां आपको दिखाते हैं। रैपिड रेल में इसी तरह धुआंधार रफ्तार से आप सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। देश की पहली रैपिड रेल अब आपको सफर कराने के लिए तैयार है, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी और आने वाले समय में महज 45 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर पाएंगे। रैपिड रेल का ट्रायल रन जारी है, जिसमें ये अपने फुल स्पीड से दौड़ चुकी है और अब इसके पहले सेक्शन की शुरुआत कभी भी हो सकती है। रैपिड रेल का पहला सेक्शन गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर का होगा। दुहाई से गाजियाबाद के बीच 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। लाइन से 1, 2, 3 आपको 3 रैपिड रेल यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ये दुहाई का डिपो है और इस डिपो करीब 6 से ज्यादा रैपिड रेल जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। हालांकि 12 एक सेट पूरा कहा जाता है 12 का, तो वो भी यहाँ हैं, लेकिन फिलहाल 6 के सेट को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 गाड़ियां आसानी से खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई अमूमन जैसे मेट्रो की होती है सेम है, थोड़ी सी मेट्रो की ज्यादा होती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके कोचेस में भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इसके बनावट को देखें तो आपको बाहरी तौर पर यह बिल्कुल एक तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह नजर आएगी। आगे का पूरा हिस्सा जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह है
बाहर विदेशों में जैसे होती हैं ट्रेन, सेम उसी पैटर्न पर आपको ये ट्रेन नजर आएगी। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस रैपिड रेल में जल्द ही आपके सफर करने का सपना भी पूरा हो सकता है। ट्रेन के डिपो में 2 बाय और 2 सीट पर बैठकर आप आरामदायक सफर का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यात्री खड़े होकर भी सफर कर पाएंगे। हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ये देखिए, तो ये समझाने के लिए काफी है कि हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए इक्विपमेंट के साथ, नई सोच के साथ, नई रणनीति के साथ ये ट्रेन समझाने के लिए काफी है कितनी ज्यादा ये बेहतर है। रेड लाइट का मतलब है फिलहाल ये ट्रेन जो है वो रुकी है, व्हाइट का मतलब है स्टार्ट है और चलने के लिए तैयार है। तो ये फिलहाल जो स्थिति आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा ये समझिए कि आखिर ये ट्रेन कब आम लोगों के लिए खोली जाएगी। पहले इसका टारगेट मार्च रखा गया था, लेकिन अब इस समय ये कहा जा रहा है कि जून के महीने में इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, हो सकता है कि उससे पहले भी इसको शुरू कर दिया जाए, लेकिन टारगेट रखा गया है जून। यानी साफ है कि आम आदमी सीधे तौर पर इस ट्रेन के अंदर अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, बेहतर तरीके से पहुंचे, सुख सुविधाओं के साथ पहुंचे। इसलिए इस ट्रेन के ट्रायल को परफेक्शन के साथ लगातार किया जा रहा है। रैपिड रेल में सफर करने पर किराए को लेकर मंथन जारी है। पहले चरण के बाद इस प्रोजेक्ट को दुहाई से मेरठ तक बढ़ाया जाएगा। मेरठ साउथ तक दूसरे चरण में काम होगा और तीसरे चरण में साहिबाबाद से दिल्ली के बीच काम पूरा होगा, जिसके बाद 2025 में रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ती नजर आएगी। दिल्ली से मेरठ तक का रूट 82 किलोमीटर का है, जिसमें 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली, जबकि 68 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक के रूट में 25 स्टेशन हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच पूरे रूट के निर्माण के बाद 30 रैपिड ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। गाजियाबाद के दुहाई यार्ड में रैपिड रेल कॉरिडोर का ऑपरेशन और कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जा रहा है और जल्द ही शुरू होने वाले पहले चरण के साथ ही पूरे रूट पर दौड़ने वाली सभी रैपिड ट्रेनों का संचालन और नियंत्रण इसी सेंटर से कमांड किया जाएगा। रैपिड रेल के दुहाई डिपो से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी नायाब पहल की बात करेंगे जो कि रोड सेफ्टी को लेकर है। आमतौर पर कार ड्राइविंग के दौरान कोई हादसा होता है तो कार सवार काफी हद तक महफूज रहते हैं, लेकिन मोटर बाइकर्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार में एयरबैग जैसी कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं, लेकिन बाइकर्स के लिए ऐसी सुविधा नहीं होती। अब इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक स्वीडिश ब्रांड ने अनोखी पहल की है। कंपनी ने एक ऐसी एयरबैग जीन्स लॉन्च की है जो हादसे की स्थिति में बाइक राइडर की सेफ्टी यानी कि सुरक्षा उसे देगी। दरअसल ये एयरबैग जीन्स किसी भी इमरजेंसी में तुरंत अप्लाई होकर राइडर या फिर चालक को सुरक्षा देगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर इस एयरबैग जीन्स को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है और एयरबैग जीन्स के सेफ्टी फीचर्स क्या है। तो आपको हम बता दें कि स्वीडिश ब्रांड मोसाइकिल ने ये जीन्स तैयार की है जो कि एयरबैग फीचर से लैस है। ये जीन्स किसी बाइक हादसे में निचले शरीर को सुरक्षा देती है। हादसे के वक्त बाइकर के नीचे गिरने के कुछ सेकंड के अंदर ही ये जीन्स फूल जाती है। एयरबैग जीन्स एक सामान्य पैंट जैसी होती है, लेकिन इसमें खास फैब्रिक यूज किया गया है। पहनने के दौरान ये बेहतर सुरक्षा देने के साथ बॉडी के लिए काफी कंफर्टेबल भी है। अब आपको बताते हैं कि ये एयरबैग जीन्स के क्या खास फीचर्स हैं और इसकी भी बाइक हादसे में ये एयरबैग जीन्स काम आखिर कैसे करती है। तो आपको हम बता दें, इस एयरबैग जीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्ट्रिज दिया गया है। ये कार्ट्रिज रिप्लेसेबल है, यानी कि एक बार यूज होने के बाद इसे रिप्लेस करना होता है। इस जीन्स को पहनने के बाद इसमें दिए स्ट्रिप को बाइक के किसी भी पार्ट से बांधना होता है। इसमें शॉकर, फ्रेम या फुट रेस्ट हो सकता है। दरअसल जीन्स को बाइक से अटैच करने के लिए जिस स्ट्रिप का यूज हो रहा है वो इलास्टिक लेदर की है। बाइक राइडिंग के वक्त सामान्य मूवमेंट में ये अलग नहीं होती, लेकिन जब बाइक राइडर को तेज झटका लगता है तो स्ट्रिप में खिंचाव आता है और एयरबैग एक्टिव हो जाता है। तब एयरबैग का स्ट्रिप खींचकर अलग हो जाता है और तुरंत जीन्स एक्टिव होकर डिप्लॉय हो जाती है। इस जीन्स को सामान्य जीन्स की तरह ही यूज करते हैं। इस एयरबैग जीन्स को 2 पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में एक रेगुलर, स्ट्रेची और वेंटिलेटेड जीन्स ये है, सिर्फ फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दूसरे पार्ट में एयरबैग मॉड्यूल लगा है जिसे जीन्स के अंदर प्लेस किया गया है। डिप्लॉयमेंट से पहले इसका मॉड्यूल पूरी तरह हिडन यानी कि छिपा हुआ रहता है। फिलहाल कंपनी का मानना है कि किसी सड़क हादसे को देखते हुए ये एयरबैग जीन्स काफी यूजफुल है। इसकी कीमत $499 यानी कि 41,317 रुपए के करीब होगी। मार्च महीने से ये जीन्स बिक्री के लिए तैयार हो जाएगी।
न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक राहत भरी खबर। दुनिया भर में खास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रही छटनी के बीच देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक अच्छी खबर दी है। टीसीएस ने यह घोषणा की है कि कंपनी छटनी के बारे में नहीं सोच रही है। छटनी किए जाने के सवाल पर टीसीएस के चीफ एचआर ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ ने कहा है कि उनकी कंपनी छटनी नहीं करती है। लक्कड़ के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद प्रतिभाओं को लंबे समय के लिए तैयार करने में यकीन करती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि टीसीएस स्टार्टअप कंपनियों से नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की दिग्गज टेक और आईटी कंपनियां कई वजहों से अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। टीसीएस के चीफ एचआर ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ ने कहा है कि कंपनियां छटनी का फैसला इस वजह से ले रही हैं क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा स्टाफ रख लिए हैं। वहीं टीसीएस का मानना है कि जब कोई स्टाफ कंपनी से जुड़ता है तो उन्हें उपयोगी बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। उन्होंने कहा कि कंपनी में हर साल की तरह इस साल भी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। टीसीएस में अभी 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जबकि पिछले 1 साल में कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा लोग भर्ती किए हैं, जिनमें 1,19,000 ट्रेनी शामिल हैं। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा लोगों के कामकाज से जुड़ा है। कामकाजी लोग हर हफ्ते अपनी छुट्टी का इंतजार करते हैं। कई लोगों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो कई लोग सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन आराम। लेकिन अब बात इससे आगे की हो रही है। अब हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम का फॉर्मूला अपनाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। आपको बता दें, दरअसल ब्रिटेन में कई कंपनियों ने सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का ट्रायल किया। दुनिया की सबसे बड़ी पायलट योजना के तहत किए गए इस ट्रायल के नतीजे आने के बाद इसे सफल घोषित किया गया है। ब्रिटेन में पिछले साल जून से दिसंबर के दौरान किए गए ट्रायल में अलग अलग सेक्टर्स की कुल 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। ट्रायल में शामिल ज्यादातर कंपनियों ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटेन में कर्मचारियों को भी ये वर्क पॉलिसी खूब पसंद आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में शामिल कंपनियों के कर्मचारियों ने 4 दिनों में औसतन 34 घंटे काम किया। 4 डे वीक ग्लोबल नाम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन के करीब 3,000 कर्मचारियों को उसी वेतन पर सप्ताह में 4 दिन काम करने की पेशकश की गई थी, जो उन्हें सप्ताह में 5 दिन काम करने के लिए दिया जाता है। ट्रायल के नतीजों में सामने आया कि इस 4 डे वीक पॉलिसी से ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। वहीं ट्रायल में शामिल 71% कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कम थका हुआ महसूस किया है, जबकि 39% ने माना कि उन्हें कम तनाव रहा और 48% ने कहा कि वे पहले की तुलना में अपनी जॉब से ज्यादा संतुष्ट रहे। 60% कर्मचारियों ने कहा कि इस पॉलिसी से घर पर काम और जिम्मेदारियों को संतुलित करना आसान रहा। वहीं 73% ने माना कि इससे उनके जीवन में सुकून बढ़ा। ट्रायल के नतीजों के अनुसार कर्मचारियों की थकान कम हो गई है, वो पहले से ज्यादा सो पा रहे थे और उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जाहिर है, ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम करने का ये आइडिया हिट रहा है। ऐसे में दूसरे देशों में भी इस फॉर्मूले को अपनाने की चर्चा गर्म हो रही है। हमारे देश में इस फॉर्मूले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सोशल अड्डा में हमने लोगों से बात की। बात तो बहुत दिन से चल रही है कि 4 दिन वर्किंग हो, 3 दिन छुट्टी हो, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट यूके में हुआ और नतीजे इसके बेहद सक्सेसफुल रहे। 60 कंपनियों ने अपने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और पूरा खत्म होने के बाद 60 में से 56 कंपनीज ने कहा कि वो इस 4 दिन के वर्किंग और 3 दिन के वीक ऑफ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगी। वहां पर नतीजे बहुत अच्छे मिले। लेकिन भारत में ये कितना पॉसिबल है, यहाँ पर जनता, नई जनरेशन क्या सोचती है, ये हम उनसे जानने की। यूके में ये फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा हर लिहाज से कि 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी। क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा लागू हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि यूके के लोगों को कितना काम करना पड़ रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें जनरेट करना पड़ता है उतना अर्न करने के लिए, वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है 5 दिन के वर्क में। जैसे वो अगर 4 दिन में उतना वर्क जनरेट कर रहे हैं तो उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके यहाँ वो स्टैंडर्ड सेट है। हमारे यहाँ बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इतना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करने का है उतने अमाउंट में, तो आप भले इंप्लीमेंट कर दीजिए, बट जो लोगों का सेटिस्फैक्शन होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आपके काम से। आई मीन ये एक वेल नोन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि आपका प्रोडक्टिविटी इट लोअर्स, मतलब वो कम होता जाता है जैसे जैसे आप अपने आप को और ज्यादा ओवरवर्क करते रहते हैं। तो अगर आप वर्किंग उस तरीके से रखेंगे कि आप एडिक्वेट ब्रेक्स, जैसे कि हम देख रहे हैं जापान वगैरह में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जहाँ पे कि वो एम्प्लॉयज को नैप करने के लिए भी स्पेसेस दे रहे हैं। बट इंडिया के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो है कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ एक हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वो कंपटीशन को फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेबिलिटी देखने के लिए इस पॉपुलेशन को फैक्टर इन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो
कहीं ना कहीं हाँ एक लोगों के मेंटालिटी में चेंज आना पड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा, बट बिकॉज ऑफ हाई लेवल कंपटीशन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ऑन अ प्रैक्टिकल स्केल ऑफ अफेयर्स आई फील थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 4 दिन की वर्किंग के बाद मुझे 3 दिन की छुट्टी जाए, 3 दिन की वीकेंड बहुत बड़ी होती है, प्रोडक्टिविटी तो मेरी बिल्कुल बढ़ेगी, बट मुझे नहीं लगता कि एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में खासकर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाना इतनी जल्दी पॉसिबल है। बाहर वर्क कल्चर अलग है, इंडिया में वर्क कल्चर अलग है, पर अगर हम देखें कि अगर 3 डे ऑफ मिले हमें, वर्क फ्रॉम होम करें अगर हम, तो इंसान की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी और वो फैमिली को भी टाइम दे पाएगा अपनी, तो इससे इंसान की अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, जो कि आजकल काफी ज्यादा इशू चल रहा है कि मेंटल हेल्थ का, वो भी सही हो जाएगा। अब बात बाइक टैक्सी सर्विस की, जिसे देश की राजधानी दिल्ली में बैन कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं दिख रही है। इस रोक के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि बाइक टैक्सी से मोटर वाहन कानून का उल्लंघन होता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले दुपहिया वाहनों से सवारियां ढोई जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। दरअसल दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बाइक को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर नहीं करता, यानी टैक्सी या कैब की तरह बाइक को पीली नंबर प्लेट नहीं दी जाती है। सरकार ने बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर बाइक का व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ तो इन कंपनियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी चलाने वालों को भी भारी जुर्माने के लिए चेताया है। दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाते पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और ड्राइवर को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। यही नहीं, कानून के तहत कम से कम 3 महीने के लिए बाइक टैक्सी चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। जाहिर है, बाइक टैक्सी का विकल्प लोगों को कैब और टैक्सी के मुकाबले सस्ता पड़ता है, वहीं इससे कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। ऐसे में अचानक बाइक टैक्सी पर बैन लगने से दिल्ली में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर लोगों से बात की। बाइक टैक्सी आई, कितनी सुविधा थी उससे आप लोगों को, और अब बंद कर दी गई। जी भाई साहब, बाइक टैक्सी आई, ये देखो दिल्ली सरकार ने जो बंद की है, ये इनका निर्णय बहुत गलत है। इससे एक तो देखो जैसे भीड़ हो जाती थी, जैसे अब जा रहे हैं बाइक टैक्सी जाती थी तो आराम से उनको सहूलियत भी थी, और ऐसे में ये जो दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है ये बहुत गलत है। और देखो रोजगार भी था, जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था बाइक टैक्सी से, है जी, वो रोजगार छिन गया है और आम पब्लिक को इसमें बहुत परेशानी हो रही है। जब से दिल्ली में उनकी सरकार बनी है, तब से केजरीवाल हमेशा ये बोलते थे कि मैं साधारण लोगों के लिए आया हूँ, आम आदमी के लिए मैं आया हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं मैं उनके लिए आया हूँ। लेकिन उनका ठीक वो उल्टा करते हैं हमेशा। आज ओला टैक्सी से जिनका रोज का जो है 200-400 रुपए कमाई था, वो 50-60 रुपए में 2 किलो 3 किलोमीटर चले जाते थे, लेकिन आज वो नहीं जा पाएंगे। महंगाई का डबल अटैक हो गया है क्या? नहीं, महंगाई का जो डबल अटैक तो कुछ नहीं हुआ है। जो टैक्सी, ये जो बाइक सिस्टम जो इन्होंने बंद किया है, वो मेट्रो के सिस्टम से किया हुआ है। आज मेट्रो का जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा तैयार हो गया है। अब देखिए ना, यहाँ से मेरठ तक की हो गई है, आगे यहाँ तक गाजियाबाद गई, गाजियाबाद से मेट्रो मेरठ तक में तो रश अब भी बहुत है। और बाइक टैक्सी जो थी वो आपको जहाँ पर मेट्रो नहीं पहुँच पा रही वहाँ भी पहुँचा रही थी। बाइक जो एक अकेले आदमी के लिए है, 2 आदमी नहीं ले जा सकती, 3 आदमी तो अलाउ नहीं है। तो ये इन्होंने जो पहले कदम था, जो वो ठीक चल रहा था, मगर इन्होंने जो मेट्रो पे फोकस है ना, वो पूरी तरीके से आज इसीलिए ही है फोकस कि ताकि मेट्रो में लोग करते, और मेट्रो से सस्ता कोई भी किराया नहीं है। अब देखें ना, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक का कितने में आदमी पहुंचता है? 120 रुपए में पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे। अब बताइए कैसे ये आज टैक्सी वाला कितना लेगा? 1200-1300 रुपए। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।